हेलो स्टूडेंट, कल्याणिया इस एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपका एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। तो फ्रेंड, इसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं केंद्र राज्य संबंध का वित्तीय संबंध। ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में वित्तीय संबंध किस प्रकार का होता है और इन संबंधों को लेकर विवाद कौन कौन से होते हैं और इन विवादों को सुलझाने के लिए उपाय क्या हैं, ये हम आज के टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। तो पिछली क्लास में हमने आपको केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में पढ़ाया था। आज हम आपको वित्तीय संबंध पढ़ाएंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड, बिना देर किए। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। अब केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का अर्थ क्या होता है? तो सीधी सी बात है कि जब भी वित्त की बात आती है जब भी ये वित्तीय शब्द आता है तो हम इससे अर्थ क्या समझते हैं? तो इसका सीधा हम अर्थ समझते हैं पैसे से संबंधित। तो यही सही भी है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पैसे से संबंधित, वित्त से संबंधित किस प्रकार के संबंध होते हैं, ये हम इसमें शुरू कर रहे हैं। तो पहले देखिए इसका संवैधानिक प्रावधान, क्योंकि आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो वित्तीय संबंध होता है तो उसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, मतलब संविधान में इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्तीय संबंध का प्रावधान है और भाग 12 के अध्याय 1 में यह वित्तीय संबंध का वर्णन किया गया है। फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक वित्तीय संबंध का प्रावधान किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की व्याख्या, ये अनुच्छेद 268 से लेकर 263 तक की गई है, यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर यह विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। हमारे भारत में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो वित्तीय संबंध होता है तो यह वित्तीय संबंध अभी कोई नया नहीं है। यह जब हमारे भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 आया था तो उस समय से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में यह वित्तीय संबंध का विभाजन वित्तीय संबंध स्थापित उसी समय किया गया था। मतलब कुछ ऐसे शक्तियां केंद्र सरकार के पास जिनसे आय प्राप्त होता है केंद्र सरकार को, और कुछ ऐसे शक्तियां हमारे राज्य सरकार के पास है, अर्थात कर लगाने की शक्ति ऐसी है जिससे हमारी राज्य सरकारों को आय प्राप्त होती है। आ रहा समझ में? तो कर लगाने की शक्तियां दोनों को ही प्रदान की गई है। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसमें वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, वित्त आयोग के कार्य क्या है, इसमें जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इनके लिए योग्यता क्या होती है, इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में राजस्व का वितरण किसके सुझाव पर किया जाता है? तो हमारे भारत का जो वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग की सिफारिश पर या वित्त आयोग के सुझाव पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग का गठन हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अर्थात जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके बाद में अभी देखते हैं वर्तमान में हमारे भारत में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है और इस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके बारे में पूरा विस्तृत रूप हम आपको आगे बताएंगे इसका। ठीक है, इसका विस्तृत वर्णन हम आपको आगे पढ़ाएंगे। अभी तो यहाँ सब सिर्फ ये वित्त आयोग की चर्चा हुई थी, इसलिए आपको थोड़ी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दी है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें आगे राजस्व शक्तियों का आवंटन। अब राजस्व शक्तियों का आवंटन मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई है या इनके पास कौन कौन सी कर लगाने की शक्तियाँ प्राप्त है, इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त होती है। अब ये संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन सबका वर्णन कौन से अनुसूची में किया गया है? तो संविधान के अनुसूची 7 में इन तीनों सूचियों का वर्णन किया गया है फ्रेंड। तो संघ सूची में जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति और उन पर कर लगाने की शक्ति हमारी संसद के पास होती है। इसके बाद फिर दूसरी होती है राज्य सूची। इन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति
और इन विषयों पर कर लगाने की शक्ति हमारे राज्यों की विधायिकाओं अर्थात राज्य के विधानमंडलों के पास होती है। इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि संसद और राज्य की विधायिकाओं दोनों को संवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो जो संवर्ती सूची के विषय होते हैं उन विषयों पर कर लगाने की शक्ति हमारी संसद को और हमारे राज्य की विधायिकाओं अर्थात राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसा कोई विषय जो इन तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है तो फिर ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को दिया गया है और यही अधिकार या यही शक्ति हमारी संसद की अवशिष्ट शक्ति कहलाती है। यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि अवशिष्ट शक्ति क्या है। तो अवशिष्ट शक्ति का सीधा सा अर्थ होता है कि वह विषय जो तीनों ही सूचियों में वर्णित नहीं है तो ऐसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति या कर लगाने की शक्ति हमारी संसद के पास होती है। तो ऐसे ही विषय को हम अवशिष्ट विषय के नाम से जानते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कराधान शक्तियाँ, ठीक है। अब जो कराधान शक्तियाँ होती हैं तो इसका प्रावधान हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। कराधान का अर्थ क्या होता है? तो कराधान का अर्थ होता है कर लगाने की शक्ति। तो कर लगाने की शक्ति हमारी किस किस विधायिकाओं के पास है तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो संघ सूची के जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने की शक्ति तथा कर लगाने की शक्ति हमारी संसद के पास होती है और राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर कर लगाने की शक्ति तथा कानून बनाने की शक्ति हमारी राज्य की विधायिकाओं अर्थात विधानमंडलों के पास होती है। तो देखिए इसमें पहले संघ सूची के कर, तो संघ सूची में कुछ कर का प्रावधान किया गया है और यह कर कौन लगाती है? हमारी संसद, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कर आते हैं? तो इसमें देखिए पहला कृषि आय से भिन्न कर, मतलब कृषि को छोड़कर जो अन्य स्रोतों से आय प्राप्त होती है उन पर हमारी केंद्र सरकार कर लगाती है। इसके बाद फिर सीमा शुल्क, जिसको इंग्लिश में कस्टम ड्यूटी कहते हैं, तो यह सीमा शुल्क भी लगाने का अधिकार कौन रखती है? तो यह हमारी संसद या हमारी केंद्र सरकार रखती है। इसके बाद फिर जिसमें निर्यात शुल्क शामिल है वह उस पर भी कर लगाती है हमारी संसद। इसके बाद फिर तंबाकू, एल्कोहलिक लिकर, इसके बाद में आदि पर जो उत्पाद शुल्क होता है और निगम कर होता है, ये सभी कर लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो हमारी संसद के पास होती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर दूसरे आते राज्य सूची के कर। तो राज्य सूची के विषयों पर कर लगाने की शक्ति हमारे राज्य की विधायिकाओं के पास होती है अर्थात विधानमंडल के पास होती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कर आते हैं? तो इसके अंतर्गत हमारे भू राजस्व का निर्धारण व संग्रहण तथा कृषि आय पर कर, ये कर हमारी राज्य की सरकार वसूलती है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क। इसके बाद फिर कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क और भूमि तथा भवनों पर कर, ये कर कौन लगाती है? तो हमारी राज्य की विधायिकाओं अर्थात राज्य के विधानमंडलों के द्वारा लगाया जाता है और ये कर वसूल करने का काम हमारी राज्य की सरकार करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे समवर्ती सूची के कर। अब समवर्ती सूची में दोनों ही सरकार को अधिकार दिया गया है या दोनों ही विधायिकाओं को अधिकार है। किस किस को? तो हमारी संसद को भी है और राज्य के विधानमंडल को भी कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है समवर्ती सूची के तहत। और यह समवर्ती सूची भी हमारी संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित है। तो इसमें देखिए न्यायिक स्टाम्प से भिन्न स्टाम्प शुल्क और समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित शुल्क, परंतु इसमें किसी न्यायालय द्वारा लिए जाने वाले शुल्क शामिल नहीं हैं। तो ये जो शुल्क हैं ये हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही लगाती है और तथा वसूलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये 5 नंबर में कि कराधान शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो ये आपको लिखना होगा, ठीक है। तो कराधान शक्तियों को लिखने से पहले आपको यह बताना होगा कि संघ सूची और राज्य सूची, ठीक है, तो इस पर किस किस को अधिकार होता है यह आपको पहले लिखना होगा। उसके बाद फिर ये संघ सूची के कर, राज्य सूची के कर और समवर्ती सूची के कर आपको लिखना होगा। इसके बाद अब आगे देखिए इसमें जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर इसे कहा जाता है। तो अब इसमें देखिए इसमें कौन कौन से करों को शामिल किया गया है, तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड। तो जो जीएसटी होता है
तो जीएसटी केंद्रीय स्तर पर शामिल कर, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वस्तु एवं सेवा कर। तो इसमें दोनों ही सरकार कर लगाएगी, अब केंद्र सरकार भी और हमारी राज्य सरकार भी। जब केंद्र सरकार कर लगाती है जीएसटी से संबंधित तो उसे कहा जाता है सीजीएसटी, और जब राज्य सरकार टैक्स लगाती है और वसूलती है तो उसे कहा जाता है एसजीएसटी। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो केंद्रीय स्तर पर इसमें कौन कौन से कर शामिल किए गए हैं, तो इसमें देखिए पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क इसमें आ जाता है, फिर इसके बाद में उत्पाद शुल्क इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद फिर इसी उत्पाद शुल्क में औषधि एवं प्रसाधन उत्पाद, इनको इसमें शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। अभी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में विशेष रूप से क्या है, तो इसमें विशेष महत्व की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद फिर अगला इसमें आ जाता है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, इसके अंतर्गत किसे शामिल किया गया है, तो इसके अंतर्गत टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आदि उत्पाद इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अतिरिक्त सीमा शुल्क और अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क और सेवा कर, और इसके बाद फिर केंद्रीय अधिभार एवं उपकर, ये इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद फिर दूसरा आता राज्य स्तर पर कर। मतलब क्या है इसका, तो मतलब ये है कि राज्य स्तर पर हमारी राज्य की सरकार भी ये कर वसूलेगी। तो कौन कौन से कर हैं इसमें आ जाता है राज्य वैट, इसके बाद में फिर केंद्रीय बिक्री कर, ठीक है, केंद्रीय बिक्री कर। इसके बाद फिर विलासिता कर, क्रय कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, लॉटरी, सट्टेबाजी। इसके बाद फिर जुए पर कर और राज्य अधिभार एवं उपकर। ये इतने प्रकार के कर वसूल करती है कौन, हमारी राज्य की सरकार। तो राज्य की सरकार जब ये कर वसूलती है तो इसे कहा जाता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जब हमारी केंद्र सरकार वसूलेगी तो उसे कहा जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो इसमें दोनों ही सरकारों का हिस्सा है फ्रेंड। तो पहले क्या होता था, सब अलग अलग टैक्स पर पैसे वसूले जाते थे, अब इनको सम्मिलित रूप से जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। ये अप्रत्यक्ष कर होते थे पहले, ठीक है, तो इनको अब जीएसटी के नाम से वसूला जाता है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है। तो 101वां नया संशोधन है, ध्यान रखना फ्रेंड, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, और आने वाले समय में भी इससे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 2016 में बना था, और इसमें कुछ प्रावधान हुए थे जिसको नए प्रावधान की संज्ञा दी गई है, और जीएसटी आने के पश्चात कुछ अनुच्छेदों में संशोधन या परिवर्तन किया गया है। तो जब हमारे भारत में यह जीएसटी को स्टार्ट किया जाता है तो उसी समय हमारी संसद को कुछ अनुच्छेदों में संशोधन भी करना पड़ा था, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ संशोधन करके कुछ अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है। तो पहले देखिए इसमें अनुच्छेद 246। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हमारे भारत में जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो उस समय कौन कौन से अनुच्छेदों में परिवर्तन हुआ तथा कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें पहले अनुच्छेद 246, इसमें क्या परिवर्तन हुआ, तो इसके तहत यह व्यवस्था की जाती है कि संसद को सीजीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा और राज्यों को एसजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो इसी अधिनियम के तहत हमारे भारत में ये जीएसटी स्टार्ट किया गया है, भारत में 2016 में, आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, तो इसी अधिनियम के तहत, इस संशोधन के तहत हमारे भारत में अनुच्छेद 246 में क्या लिखा जाता है, तो इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि संसद को जीएसटी और आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा। तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दो कर लगाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी या संसद के पास होगी, और राज्यों को एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये लगाने का अधिकार राज्यों को होगा। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आता है अनुच्छेद 248। तो अनुच्छेद 248 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 248 में लिखा है कि कौन कौन से राज्यों के विधानमंडल के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, ये इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद फिर अनुच्छेद 246 से अनुच्छेद 248 तक तीनों सूचियों से संबंधित है ये, और इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है। इसके बाद फिर अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 268 का खंड ए।
आर्टिकल 268 का खंड ए। इसमें पहले सेवा कर का प्रावधान किया गया था, लेकिन जब जीएसटी हमारे भारत में स्टार्ट हुआ और यह 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 होता है, तो उस समय फिर इस अनुच्छेद 268 के खंड ए को समाप्त कर दिया जाता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 269 आर्टिकल 269। इसमें क्या लिखा है, तो इसमें यह लिखा है कि अंतर्राज्यीय लेन देन होता है, जो भी अंतर्राज्यीय लेन देन होता है, तो पहले क्या होता था कि पहले इस पर केंद्र कर लेता था, ठीक है, परंतु पहले केंद्र कर वसूलता था और ये जो कर होते थे इन करों को राज्यों में बांट दिया जाता था। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, तो अनुच्छेद 269 में अब एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, जो है अनुच्छेद 269 का खंड ए, आर्टिकल 269 का खंड ए इसमें जोड़ा जाता है। और इसमें अनुच्छेद 269 के खंड ए में किसका प्रावधान किया गया है, तो इसमें IGST इसका प्रावधान किया गया है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका प्रावधान इसमें किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए इसमें कि यह जो अंतर्राज्यीय लेन देन होता है, तो यह कर किस पर लगता है, IGST किस पर लगता है, तो यह अंतर्राज्यीय लेन देन पर लगता है, ठीक है। अब अगर वस्तु बाहर से आयात होगी, ठीक है, तो वहाँ सीमा शुल्क के साथ साथ अब IGST भी लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर 1 जुलाई 2017 के बाद जो भी वस्तुएं आयातित होगी, आयातित मतलब लाई जाएगी, तो दूसरे राज्यों से जब एक राज्य में लाई जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, आयातित। आयात का मतलब होता है सामान लाना और निर्यात मतलब सामान को भेजना, ठीक है। तो जो भी वस्तुएं आयातित होगी और वस्तुओं का उपभोग जिस राज्य में होगा उस राज्य को उसके आयात पर IGST का आधा हिस्सा दिया जाएगा, यह इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इस प्रकार पहली बार राज्यों को आयात में से कुछ हिस्सा मिलेगा और विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी IGST लगेगा। आ रहा समझ में, ये विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, शॉर्ट फॉर्म में सेज कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर जो विशेष दिया हमारे भारत में जो राज्य हैं, जहाँ पर जिन जिन शहरों को, जिन जिन क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है, वहाँ पर भी IGST लगेगा। और ये जो IGST होता है इसमें से हमारे राज्यों को भी आधा हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान हमारे भारत में पहली बार हुआ है, यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अनुच्छेद 270, तो आर्टिकल 270 इसमें क्या लिखा है, तो इसके तहत जो केंद्र या जो कर केंद्र लगाता और वसूलता था उसके बाद इसे राज्यों में बांट दिया जाता था। अब साथ में GST से जो राजस्व एकत्रित होगा उसमें अर्थात CGST और IGST में केंद्र का जो आधा हिस्सा है, यह कर भी वित्त आयोग की अनुशंसा पर या वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा या केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा किया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो ये हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं इतने आर्टिकल, तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले मेंस एग्जाम में कि जब GST हमारे भारत में स्टार्ट हुआ था तो अनुच्छेद 270 में क्या लिखा है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, GST से संबंधित है, इसलिए आपको ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें अनुच्छेद 271। अब जो अनुच्छेद 271 होती है तो अनुच्छेद 271 में दो बातें शामिल की गई है। तो इसमें दो बातें कौन कौन सी हैं, तो इसमें अधिभार और दूसरा होता है उपकर। अधिभार को सरचार्ज कहते हैं और उपकर को सेस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इससे संबंधित क्या होता है, तो इससे संबंधित केंद्र सरकार के पास विशेष उपाय थे और इसका सारा पैसा केंद्र को ही मिलता था, ठीक है, तथा राज्यों को इससे कोई पैसा नहीं मिलता था। लेकिन अब क्या होगा, लेकिन अब इससे जो भी कर राजस्व प्राप्त होगा वह वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार राज्यों और केंद्रों के बीच बांटा जाएगा। ये अनुच्छेद 271 में प्रावधान कर दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब जिस अधिभार और उपकर की हम बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है अधिभार का और उपकर का अर्थ क्या है, तो इन दोनों के अर्थ आप समझिए। तो अधिभार को इंग्लिश में सरचार्ज कहते हैं और उपकर को हिंदी में इंग्लिश में सेस कहते हैं, ठीक है।
तो पहले देखिए इसमें उपकर का अर्थ क्या है। तो उपकर का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है और इसकी राशि एक निश्चित मद से या एक निश्चित विषय से जुड़ी होती है, यह होता है उपकर। तो आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि उपकर का अर्थ क्या है या शेष किसे कहते हैं। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर दूसरा आता अधिभार। अधिभार ये इसमें विशेष उद्देश्य की आवश्यकता नहीं होती है या इसके लिए विशेष उद्देश्य आवश्यक नहीं है और इससे जो भी प्राप्तियां होती है, इससे जो भी राजस्व प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है सरकार को, यह सीधे हमारे भारत के संचित निधि में जमा हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में ये सरचार्ज में और शेष में अधिभार और उपकर में दोनों में समानता क्या है, तो दोनों में समानता यह है कि दोनों संसद की विधियों द्वारा ही आरोपित होते हैं एवं दोनों की प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा नहीं होता। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये अधिभार और उपकर में अंतर होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कर राजस्व का वितरण। तो कर राजस्व का वितरण में क्या होता है कि संघ सूची के करों से प्राप्त होने वाला जो संपूर्ण राजस्व होता है, इसमें सिर्फ केंद्र का ही हिस्सा नहीं होता बल्कि इसमें राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है, यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर जो 80वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 80वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269 में वर्णित कर तथा 271 में वर्णित अधिभार, इनको छोड़कर संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं या जो कर दिए गए हैं तथा शुल्क का प्रावधान किया गया है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में बांटा जाएगा और वितरण का यह नया फार्मूला हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना इसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि बंटवारा का या करों के वितरण का जो नया तरीका है उसे क्या कहते हैं, इस वितरण के नए फार्मूले को क्या कहते हैं, तो उसे वैकल्पिक योजना कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर अगला देखिए इसमें 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है और वह अनुच्छेद कौन सा था, तो यह अनुच्छेद 268 का खंड क इसमें जोड़ा जाता है, यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि जब ये संविधान में जोड़ा जाता है अनुच्छेद 268 का खंड क, तो इसके तहत सेवा कर को एक संवैधानिक स्तर प्रदान किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना था, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए कि वर्तमान में संघ सूची के विभिन्न करों के राजस्व का वितरण। अब देखिए इसमें कि संघ सूची में जो कर होते हैं इनके राजस्व का वितरण, तो केंद्र सरकार के पास कर लगाने की शक्ति है, तो इसमें भी कुछ अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। तो आगे देखिए इसमें, तो केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्यों के द्वारा एकत्रित तथा प्रयुक्त किए जाने वाले कर। तो कुछ कर ऐसे होते हैं जो हमारी केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन उसे एकत्रित, उसे वसूल कौन करते हैं, तो उसे हमारी राज्य सरकार वसूल करती है और उनका प्रयोग भी कौन करेगी, तो उनका प्रयोग भी हमारी राज्य सरकार करती है, यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात क्या हुआ, अर्थात यह हुआ कि कुछ ऐसे कर होते हैं कि जिनको हमारी केंद्र सरकार आरोपित करती है परंतु राज्य सरकार उन्हें वसूल करती है और राज्य सरकार ही उनका उपयोग करती है। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 268 के तहत, तो अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे करों को संसद की, ठीक है, तो ऐसे करों को संसद की विधि द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्यों को अपने राज्य क्षेत्र में इन करों को स्वयं एकत्रित करना पड़ता है और राज्य ही इन करों का उपयोग भी करते हैं और यह अधिकार राज्यों के पास प्राप्त है। तो यह अनुच्छेद 268 में लिखा हुआ है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 268 में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 268 का सीधा प्रावधान आपको ध्यान रखना है कि संसद की विधि द्वारा इसे लगाया जाता है और राज्य इसे अपने राज्य क्षेत्र में वसूल करते हैं और उसका उपयोग भी राज्य ही करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला देखिए इसमें कि इन करों से प्राप्त होने वाली राशि सीधे ही राज्यों का हिस्सा बन जाती है और भारत की संचित निधि में शामिल नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर संघ राज्य क्षेत्र में एकत्रित होने वाली राशि पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। याद रखना कि इसमें जो अनुच्छेद 268 है ये राज्यों को यह अधिकार देता है कि संसद कर तो लगाती है परंतु वसूल करते हैं राज्य और राज्य उसका उपयोग भी करते हैं।
परंतु संघ क्षेत्र में, मतलब जो संघ शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर जो कर की राशि प्राप्त होगी उस राशि पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है, वर्तमान समय में इस सूची में 2 कर शामिल होते हैं। तो इसमें 2 कर कौन कौन से शामिल होते हैं? तो इसमें देखिए, संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क, जिसमें शेयर, वचन पत्रों आदि और क्रय विक्रय तथा हस्तांतरण, इनको इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद फिर दूसरा देखिए इसमें कि संघ सूची में वर्णित औषधियों तथा प्रसाधन और उत्पादों जिनमें अल्कोहल एवं नारकोटिक शामिल हैं, इन पर लिया जाने वाला उत्पाद शुल्क। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर 2 शुल्क शामिल हैं। कौन कौन से? 2 कर शामिल है। एक तो हो जाता है इसमें स्टाम्प शुल्क और दूसरा हो जाता है उत्पाद शुल्क। ठीक है, ये 2 कर इसमें लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अब अगला देखिए, इसमें केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले और केंद्र तथा राज्यों द्वारा एकत्रित और प्रयोग किए जाने वाले कर। मतलब कुछ कर ऐसे होते हैं कि जिनको हमारी केंद्र सरकार लगाती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इन्हें वसूल करती भी है और इनका उपयोग भी करती है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से कर होते हैं? तो देखिए, इसमें अनुच्छेद 268 का खंड क से संबंधित इस सूची में सिर्फ सेवा कर शामिल है, जिसे संसद द्वारा अधिरोपित किया जाता है। आ रहा समझ में? संसद द्वारा इसे अधिरोपित मतलब लागू किया जाता है। इसके बाद फिर संविधान इस कर के संग्रहण तथा राशि के प्रयोग में केंद्र एवं राज्यों को हिस्सेदारी प्रदान करता है, किंतु इसे एकत्रित एवं बंटवारा किए जाने की व्यवस्था संसद विधि के द्वारा की जाती है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संविधान इस कर के संग्रहण और राशि के प्रयोग में केंद्र एवं राज्यों दोनों को हिस्सेदारी प्रदान करता है, किंतु इसे एकत्रित और बंटवारा किए जाने की व्यवस्था हमारी संसद की विधि के द्वारा की जाती है। इसके बाद फिर अगला आता है कि वर्तमान में केंद्र स्वयं इस कर का संग्रहण करता है एवं इसकी प्राप्तियों को केंद्र एवं राज्यों में बांटा जाता है। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो इस कर को कौन संग्रहित करता है? तो इसे संग्रहित करने का कार्य हमारा केंद्र करता है, परंतु इससे जो प्राप्तियां होती हैं उसे केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बांट दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगला तो कुछ ऐसे कर होते हैं जो हमारी केंद्र सरकार लगाती है और उसे एकत्रित भी करती, मतलब वसूल भी करती है, परंतु राज्यों को बांट दिया जाता है या राज्यों को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अनुच्छेद 269, तो अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को संसद द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुच्छेद 269 है, आर्टिकल 269 है, इसमें हमारी केंद्र सरकार कर लगाती भी है और वसूलती भी है, अर्थात एकत्रित भी करती है और उन्हें विधि के अनुसार, संसद की विधि के अनुसार राज्यों के बीच में बांट दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये राशि भी भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होती और ये सीधे राज्यों को सौंप दी जाती है, सीधे राज्यों को दे दी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगला कि वर्तमान में इसके अंतर्गत 2 कर शामिल हैं। तो इसमें कौन से 2 कर शामिल होते हैं? तो पहला देखिए, इसमें माल सामान के अंतर्राज्यीय प्रेषण पर कर, मतलब जो भी माल होता है या सामान होता है उसको भेजा जाता है, उस पर भी कर लिया जाता है। अंतर्राज्यीय प्रेषण का मतलब क्या होता है कि राज्यों के बीच में जो माल भेजा जा रहा है, सामान भेजा जा रहा है, उस पर यह कर लगाया जाता है। इसके बाद फिर समाचार पत्रों को छोड़कर शेष वस्तुओं के अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान होने वाले क्रय और विक्रय पर लगाए जाने वाला कर। तो ये 2 प्रकार के कर इसमें शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे, तो केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले तथा एकत्रित किए जाने वाले किंतु केंद्र तथा राज्यों में बांटे जाने वाले कर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि केंद्र द्वारा कर लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है, परंतु केंद्र तथा राज्यों में बांटे जाने वाले कर। तो देखिए, इसमें ऐसे करों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 270 में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। और 80वें संविधान संशोधन 2000 के बाद अनुच्छेद 270 में एक नई व्यवस्था की गई
जिसके अनुसार संघ सूची के सभी कर केंद्र व राज्यों में विभाजित होते हैं। आ रहा समझ में। और इसके वितरण का निर्णय हमारे वित्त आयोग की सिफारिश के द्वारा किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अनुच्छेद 270 है उसमें जो करों का प्रावधान होता है, उन करों के बंटवारे या उन करों के वितरण का प्रावधान किसकी सिफारिश पर किया जाता है, तो यह वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें गैर कर राजस्व का वितरण। अब गैर कर राजस्व का वितरण मतलब क्या है, तो मतलब ये कर नहीं है लेकिन फिर भी हमारी सरकार को इससे आय प्राप्त होती है, तो जिसे कहते हैं हम गैर कर राजस्व का वितरण। ठीक है। अब जो गैर कर राजस्व होता है इससे सरकार को आय प्राप्त होती है और इनका भी वितरण किया जाता है। तो पहले देखिए इसमें वितरण, तो इसमें वितरण किस आधार पर किया जाता है, तो संविधान के अनुसूची 7 के आधार पर इसमें राजस्व का वितरण कर दिया जाता है। इसके बाद फिर इसमें शामिल प्राप्तियां कौन कौन सी होती हैं, तो शामिल प्राप्तियां मतलब आय प्राप्त होती है। तो किससे किससे हमारी सरकार को आय प्राप्त होती है, कुछ फीस से और कुछ लाभ होता है, फिर इसके बाद जुर्माना लगाया जाता है और कुछ बिल होते हैं। तो इनसे सरकार को जो प्राप्तियां होती हैं इनका वितरण किया जाता है संविधान की अनुसूची 7 के आधार पर। इसके बाद फिर गैर कर का संबंध, मतलब इनका संबंध किससे किससे होता है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो उपक्रम होते हैं और उनके द्वारा जो सेवाएं दी जाती है उनको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें मुख्य स्रोत या प्रमुख स्रोत। तो इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, तो डाक तार, संचार, प्रसारण, बैंकिंग, रेलवे, सिक्के तथा मुद्रा केंद्र के सार्वजनिक और जो उपक्रम होते हैं इससे संबंधित आय स्रोत होती है हमारी सरकार को। ठीक है। तो इनको गैर कर राजस्व में रखा जाता है। इसके बाद फिर इसमें अपन देखते हैं कि राज्यों के स्रोत, तो राज्यों के आय के स्रोत क्या होते हैं इसके अंतर्गत, जैसे सिंचाई होती है, वन होता है, मत्स्य पालन होता है तथा राज्य के कुछ सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, इनसे भी हमारी सरकार को कुछ राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना है। इन सभी को किस में शामिल किया गया है, तो इन सभी को गैर कर राजस्व में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 नंबर में पूछ सकता है कि गैर कर राजस्व वितरण क्या है, तो उसमें आपको इस प्रकार का लिखना है, इसमें कुछ परिवर्तन फिर आपको नहीं करना है बस। ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला आता है अनुदान। अब अनुदान क्या होता है, तो इसको हम सीधा सरल भाषा में समझ सकते हैं कि अनुदान वह राशि होती है जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को दी जाती है और इसे वापस नहीं लिया जाता। मतलब दान की तरह का दान होता है, उसे हम अनुदान कहते हैं। जब केंद्र सरकार राज्यों को यह राशि देती है तो यह राशि राज्यों से वापस नहीं ली जाती। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों में भी छपता है और न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया जाता है कि अगर किसी भी राज्य में आपदा आती है तो सबसे पहले राज्य अनुदान की मांग करते हैं, न कि ऋण की बात करते हैं। तो सबसे पहले अनुदान की मांग क्यों करते हैं वह, क्योंकि ये फ्री का पैसा होता है या फ्री की राशि होती है, यह राज्य सरकारों को केंद्र सरकार को लौटाना नहीं पड़ता। इसलिए जब किसी भी राज्य में आपदा आती है तो राज्य सबसे पहले अनुदान की मांग करता है, न कि ऋण की। ठीक है। अगर ऋण लेगा तो ब्याज सहित वापस देना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें देखिए इन अनुदानों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। तो 3 प्रकार के अनुदान कौन कौन से हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है विधिक अनुदान। विधिक अनुदान यह अनुच्छेद 275 में वर्णित है और यह अनुदान केंद्र राज्यों को देता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा अनुदान होता है विवेकाधीन अनुदान। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 282 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, और केंद्र राज्यों को योजनाओं के लिए देता है। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि विवेकाधीन अनुदान क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा कि अनुच्छेद 282 के तहत हमारा केंद्र राज्यों को योजनाओं के लिए यह अनुदान देता है। इसके बाद फिर अन्य अनुदान, तो अन्य अनुदान का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 273 में किया गया है और यह व्यवस्था प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए की गई थी, आ रहा समझ में। और कुछ राज्यों को इसमें जूट तथा जूट के उत्पादों पर मिलने वाले निर्यात शुल्क की बजाय उन्हें यह अनुदान की राशि दी जाएगी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे 3 प्रकार के अनुदान होते हैं जो राज्यों को दिए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच में विवाद क्यों होता है,
तो केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में विवाद के कुछ कारण होते हैं, वो निम्नलिखित हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से कारण होते हैं। तो पहला कारण है अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी राज्यों को अखिल भारतीय सेवाओं से होती है, ठीक है, जिससे राज्य प्रशासन के सभी ऊंचे पद इन्हीं अधिकारियों से भरे जाते हैं। तो राज्यों को ज़्यादा आपत्ति क्यों है अखिल भारतीय सेवाओं से? क्योंकि अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं ये हमारी केंद्र सरकार के द्वारा चयनित होते हैं। आ रहा समझ में? तो फाइनली अपन देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग इनका चयन करता है और हमारे राष्ट्रपति के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट या इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर इनकी पदस्थापना कहाँ पर होती है? तो इनको राज्यों में पदस्थ किया जाता है, राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं ये कभी कभी नेताओं की सुनते नहीं हैं, क्योंकि ये अधिकारी को पता है कि हमें अंतिम रूप से बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा हमें अंतिम रूप से बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य की सरकार तो हमें सिर्फ स्थानांतरित कर सकती है, ठीक है। तो कभी कभी ये अधिकारी राज्य की सरकारों के जो मंत्री होते हैं उनकी नहीं सुनते हैं, इसलिए जो राज्य की सरकार के मंत्री होते हैं वे इनसे चिढ़ते हैं। किससे? अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से, ठीक है। तो राज्यों को ज़्यादा परेशानी होती है अखिल भारतीय सेवाओं से। इसके बाद फिर दूसरी बात कि जितने भी राज्य प्रशासन में ऊंचे पद होते हैं, चाहे कलेक्टर हो, सचिव हो, ठीक है, इसके अलावा और भी जो ऊंचे पद होते हैं उन पर आईएएस को ही या अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को ही बैठाया जाता है या पदस्थ किया जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है राज्य सूची के विषयों पर केंद्र का दखल। मतलब क्या हुआ कि जो राज्य सूची के विषय हैं इन पर भी हमारी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। आ रहा समझ में? तो संघ सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य संघ सूची, इसके बाद में फिर जो राज्य सूची होती है उस पर भी हमारी केंद्र सरकार दखल दे सकती है, और जो संवर्धित सूची होती है उस पर भी कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो तीनों सूचियों पर अधिकार है किसका? केंद्र सरकार का। अब एक सूची पर अधिकार था किसका? राज्य सूची का। तो उसमें विशेष परिस्थिति में हमारी राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद कानून बना सकती है। तो इसलिए राज्यों को फिर गुस्सा आता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती एवं अन्य मुद्दे। आ रहा समझ में? तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि छोटा मोटा कोई विवाद हुआ तो रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी जाती है, मिलिट्री फोर्स बुलवा ली जाती है, सीआरपीएफ के जवान बुला लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है? राज्यों को परेशानी होती है, इसलिए राज्य विवाद करते हैं या राज्य विरोध करते हैं केंद्र का। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता के संबंध में। आ रहा समझ में? अब राज्यों के पास पैसा ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा पैसा किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास, क्योंकि कर लगाने की शक्ति ज़्यादा किसके पास प्राप्त है? केंद्र सरकार के पास। तो ज़्यादा आय किसको प्राप्त होगी? केंद्र सरकार को। तो राज्य सरकार को आय प्राप्त कम होती है और ये राज्य सरकारें केंद्र पर निर्भर होती है वित्तीय मामलों में। और जब ये पैसे लेने जाते हैं या पैसे की मांग करते हैं केंद्र सरकार से, तो केंद्र इनके साथ साहूकार की तरह व्यवहार करता है। ये राज्यों का आरोप है केंद्र पर। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है योजना आयोग। तो योजना आयोग अब यह वर्तमान में नीति आयोग है। तो योजना आयोग की भी महत्वपूर्ण स्थिति जिसमें राज्यों का दखल न के बराबर था। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जब पहले योजना आयोग था 2015 से पहले, तो योजना आयोग में सिर्फ केंद्रीय मंत्री ही इसमें सदस्य होते थे। इसमें हमारे प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे और केंद्रीय मंत्रियों को या जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं या कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें इसमें सदस्य बनाया जाता था। किसमें? योजना आयोग में। लेकिन अब योजना आयोग नहीं है, तो इस योजना आयोग में राज्यों की भागीदारी नहीं होती थी, इसलिए राज्यों को फिर गुस्सा आती थी। अब इसके बाद फिर अगला आता है कि राज्यपालों की नियुक्ति तथा उनकी भूमिका के संदर्भ में। तो राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर हमेशा राज्यों को परेशानी होती है, आ रहा समझ में? और राज्यपाल की जो भूमिका होती है तो वह केंद्र के अभिकर्ता के रूप में उसकी भूमिका होती है, जिसके कारण राज्यों को चिढ़ होती है या राज्य नाराज होते हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला आता है कि अनुच्छेद 356 के अत्यधिक प्रयोग से अब राज्यों को समस्या यह भी है कि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत कोई भी कारण होता है या राज्यों में या फिर थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न होती है, तो हमारे राज्य के राज्यपाल क्या करते हैं? तत्संबंधी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर देते हैं। तो जिससे फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जिसके कारण राज्य नाराज होते हैं। ठीक है, तो ये सब समस्याएं हैं
जिसके कारण केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में विवाद होता है। अब इन विवादों को सुलझाएं कैसे? तो इन विवादों को सुलझाने के लिए कुछ उपाय हैं। तो वे कौन कौन से उपाय हैं? तो देखिए, इसमें पहला सुझाव क्या है? तो सरकारीय आयोग की अनुशंसा पर अमल किया जाए और अनुच्छेद 356 का प्रयोग उचित समय पर ही किया जाए। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा होता है कि मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों एवं कैबिनेट सचिव के बीच नियमित रूप से एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाए, जिससे इनके बीच में सौहार्द की भावना उत्पन्न हो। इसके बाद फिर अगला आता है कि राजनीतिक लाभ और दलीय हितों से ऊपर उठकर केंद्र एवं राज्यों द्वारा समन्वित रूप से देश और समाज के विकास के लिए प्रयत्न किया जाए या प्रयास किए जाए। ठीक है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है वर्तमान में। हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो भी पार्टियां होती हैं सब एक दूसरे की बुराई करने में लगी हुई होती हैं। देश के विकास की बात कम करते हैं, ज़्यादा बुराई करते रहते हैं वो। ठीक है। तो इससे ऊपर उठकर देश के विकास की बातें की जानी चाहिए। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला पॉइंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद फिर राज्य सरकार से विचार विमर्श किया जाए। जब भी राज्यपाल की नियुक्ति हो तो उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाए और राज्य सरकारों से उसके बारे में विचार विमर्श किया जाए, तो केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद कम हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि केंद्र व राज्यों में क्षेत्रीय सरकारों के मध्य आपसी समन्वय और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य आर्थिक नीतियों में आपसी समन्वय को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि कानूनी प्रक्रिया के निर्माण में सरकार मतलब केंद्र सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए। आ रहा समझ में? कई बार क्या होता है कि राज्य सरकार कोई कानून बना रही है तो उसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है, तो इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाए। ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि राज्यों में नक्सलवाद, आतंकवाद और राजद्रोह जैसी समस्या को केंद्र के आपसी सहयोग से निपटाना। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत में आतंकवाद जैसी समस्याएं भी है, नक्सलवाद जैसी समस्या भी है और राजद्रोह जैसी समस्या भी है। जब ऐसी समस्या होती है तो केंद्र और राज्यों को आपस में मिलकर इन समस्याओं को निपटाना चाहिए। इसके बाद फिर अगला है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर आपसी सहयोग की भावना विकसित की जानी चाहिए। आ रहा समझो फ्रेंड? तो इस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो विवाद होता है उन विवादों को सुलझाने में ये महत्वपूर्ण सुझाव थे। अगर इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कम करेगी तो निश्चित ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद कम होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे केंद्र राज्य संबंध का ये टॉपिक समाप्त हुआ, परंतु इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए हमारे भारत में कुछ आयोग और समितियां गठित की गई है। इसका टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा कराएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।